आज हमारे साथ है स्टॉक मार्केट के गुरु, जिनके पास छोटी सी छोटी और बड़ी सी बड़ी सारी खबरें आपको आज मिलेंगी। तो आइए चलते हैं मुकुल अग्रवाल जी के पास। वेलकम मुकुल जी। स्टॉक मार्केट में आपने अपना करियर कैसे शुरुआत करी? बिकॉज हम जानना चाहेंगे, उस टाइम पे बहुत कम लोग जानते थे इस फील्ड के बारे में। तो आपका सफर कैसा रहा और आप कैसे स्टॉक मार्केट में आए? सबसे पहले तो थैंक यू इनविटेशन के लिए। और जहाँ तक मेरे कैरियर की बात है कि ये सबसे अच्छी बात आपने बोली कि उस टाइम में ये सब इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही नहीं हुआ करती थी और बहुत मुश्किल हुआ करती थी। तो मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा था, 2 बार डेंटल में सीट आई, बट 2000 की बात है, तब उसकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। तो उसी समय फिर या तो बिजनेस करो, अपने पेरेंट्स का मारवाड़ी हूँ, या फिर कुछ अपना करो। तो 2003 में ये NCDEX लॉन्च हुआ था, जिसमें हल्दी मिर्ची के एग्री कमोडिटी की ट्रेडिंग होती है। ओके। तो जैसे मोस्टली लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट को जानते हैं, बट मैं और भी ज़्यादा ही रिस्की मार्केट के साथ एंट्री किया हूँ, जहाँ पे बुलियन की ट्रेडिंग हो या एग्री की हो। तो चूंकि हल्दी मिर्ची का काम था, तो लाइक हमारे पास एक्सचेंज से फ़ोन आते थे कि लाइक फिजिकल के क्या रेट है। तो फिजिकल और फ्यूचर को बैलेंस करने के लिए NCDEX शुरू हुआ था। तो मेरे अंकल ने कहा कि तुम्हें अगर ये समझ आता है तो ये काम कर सकते हो। तो वो चीज़ हमने वहाँ से देखी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तब मैं मुंबई ट्रेनिंग के लिए गया, तो मेरे अंकल के फ्रेंड रहते हैं, फिर वहाँ से मैंने सीखा और तब फिर ये एक जर्नी बनती चली गई। आज 20 साल हो गए। तो फिर वहाँ से एग्री से फिर स्टॉक की तरफ। और आज कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी लेनी पड़ी थी इससे पहले? प्रोफेशनल ट्रेनिंग का सेंस है कि भगवान की दया से मैंने जो ट्रेनिंग ली है वो, जैसे हमारे एक देसी भाषा में कहा जाता है, एकदम जमीन वाली ट्रेनिंग। तो वो जमीन वाली ट्रेनिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि जो मैं मुंबई में गया था, तो वहाँ पर जो मेरी ट्रेनिंग हुई थी, मेरे अंकल के फ्रेंड, वो उनके पास वो टिकट होल्डर थे, यानी सेबी में जो NSE BSE होते इसके मेंबर थे। तो यानी पूरे इंडिया में उनकी फ्रेंचाइजी थी। तो एकदम ग्राउंड लेवल पे काम कैसे होता है, लोग कैसे पैसे बनाते हैं या कैसे पैसे हारते हैं, पूरा ये नेटवर्क ही कैसे काम करता है, उसकी सबसे रियल ट्रेनिंग हुई थी, बिना किसी बुक को पढ़े हुए। तो वो जो मेरे पापा दादाजी लोग कहते हैं कि ये जो वो पढ़ाई होती है ना, कि जब आप खोद के निकालते हो, वो कोई किताब में लिखा नहीं होता है। तो वो ट्रेनिंग शायद मेरे कैरियर में बहुत ही कारगर रही, जो शायद यहाँ तक पहुँच। वहाँ पे जब देखा होगा गिरते हुए, तो डर नहीं लगा कि कुछ गलत डिसीजन ले रहे हैं, डेंटल उसमें चले जाए? बिकॉज काफी लोग स्टॉक मार्केट में, मैं सुनती हूँ, किसी को हार्ट अटैक पड़ गया, मार्केट क्रैश हुई, कहीं कुछ। तो ऐसा कुछ डर नहीं आया अंदर? ये तो बड़ी अच्छी बात बोली, क्योंकि जब मैं मुंबई में था तो मेरे लिए भी नया था। और जब हम वहाँ पे बैठते थे और देखते थे कि लाइक लोगों को लॉस हो गया, तो उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम देखते थे कि जब कोई नया इंसान आया है और अपने पैसे के साथ आया, तो वो कैसे बॉस बनता था। लाइक कि वो फिर पूरा प्रेशर दिखाता था ब्रोकर के ऊपर कि लाइक ट्रेड कर। वो ब्रोकर उसको मना भी कर रहा है कि भैया देखिए, हमें रिस्क लग रहा है, आप आज ट्रेड ना करो या ये ट्रेड ना करो। तो चूंकि उसके पास पैसे होते थे, तो वो उसको एकदम बदतमीजी से झाड़ देता था, बुरी तरीके से, मतलब इंसल्ट कर दें, अगर मैं ये कह दूं तो भी गलत नहीं होगा, बट ब्रोकर का धर्म है अपने क्लाइंट को बचाना, क्योंकि क्लाइंट जिंदा रहेगा तभी आगे ट्रेड करेगा और ब्रोकरेज बन सकती है। तो ब्रोकर हमेशा इस बात को सुन भी लेते थे, लेकिन वही ट्रेडर जब नुकसान होकर पैसे डूब जाते थे, अब तो मार्जिन का सिस्टम खत्म हो चुका है। उस जमाने में 5x 10x 20x मार्जिन भी मिला करती थी, क्योंकि अब सेबी के लॉ बहुत अलग हैं, उस समय बहुत अलग हुआ, बहुत स्ट्रिक्ट हो गए। तो उस समय जब पैसे खत्म हो जाते थे, तो वही ट्रेडर उसी से गिरगिराते हुए नजर आता था, भैया बात कर लीजिए ना, थोड़ा सा मार्जिन बढ़, क्योंकि उस समय ब्रोकर के हाथ में हुआ, क्योंकि ब्रोकर के पैसे एक्सचेंज में जमा होते थे। तो वो उस अपने जमा पैसे के अगेंस्ट में उसको मार्जिन देकर ट्रेड करता कि ठीक है, तेरा पैसा अगर तूने 60-70 हज़ार रुपए लॉस कर दिया, अब तेरे 30-40 हज़ार बचे, चल मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि मैं तुझे जानता हूँ। और तो वो फिर वही गिरगिराते। तो आप समझो कि एक इंसान कितना तुरंत चेंज हो जाता है। तो लाइक ये चीज मैंने देखी कि इंसान जो लॉस करता है, वो खुद से, मतलब कम पैसे में करोड़पति बनने की जो चाहत होती है ना, कि मैं करोड़पति बन जाऊं, लाइक वो वाली चाहत ही इंसान को डुबाती है और मारती है। तो हमने घर बिकते भी देखा है लोगों के, बीवी के ज्वेलर्स को ज्वेलरी देकर भी करते देखा है। सुसाइड की भी कहानी, हमारे लखनऊ से भी 2-4 सुसाइड की कहानी है। तो ये कहानी है, बट वही है कि हमें भी रियलिटी को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जहां तक आपने पूछा कि मुझे डर नहीं लगा, तो मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि अगेन वही चीज़ है कि चूंकि पढ़े लिखे थे, प्लस अपने पेरेंट के बिजनेस को, जैसे आज अगर बिजनेस बैकग्राउंड में जाओगे तो बड़ी सिंपल सी स्टोरी, किसी का भी बिजनेस चलता हो तो यही होता है कि मार्केट उधार गया माल, और उधार गया तब पैसा आएगा नहीं आएगा, या आपने जो माल बेचा है भेजा है उसमें कई नुक्स निकालेंगे। अरे ये माल ऐसा आया, जैसे मिर्ची हल्दी गई तो मिर्ची की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसा है आपने गीला भेज दिया, वो
ओपन, तो ये कई सारे के टेंट्रम देखे हुए थे। और आप जब अगर स्टॉक मार्केट करते हो, अगर ब्रोकर हो तो भी अपने ऑफिस में बैठे हो, सब पैसे आपको पहले मिलेंगे, वो डूब गया तो भी खत्म। मतलब हमारी ब्रोकरेज का काम का हमारा पैसा आ रहा है। या मैं कहूँ उस जमाने में तो ब्रोकरेज से अच्छा धंधा तो उस जमाने में था ही नहीं, क्योंकि उस जमाने में 5 पैसे 7 पैसे 10 पैसे की ब्रोकरेज अर्न हुआ करती थी। और जिनके लिंक्स और कनेक्ट होते थे वो कहते थे भैया ये सबसे रसमलाई वाला काम है। आप एसी ऑफिस में बैठ गए, कहीं जाना नहीं, कोई उधारी नहीं, पैसा पहले आ रहा है और आप बहुत मोटी ब्रोकरेज का और दैट्स द बिग रीजन। मेरा भी स्टार्ट का जो थॉट प्रोसेस था, आज भले मैं सोशल मीडिया पे 30 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो करते हों, सिखाता हूँ, म्यूचुअल फंड है, स्टॉक है, वो सब अलग है, बट एक्चुअली जो मेरी शुरुआत हुई थी वो इससे थोड़ी हुई थी। मेन फोकस था कि हमें भी स्टॉक ब्रोकर बनना है, तो हम इसीलिए गए थे। बट एक जर्नी जिसकी जो जैसे लिखी होती है वो इस तरीके से बढ़ता चला जाता है वाली बात। आजकल के यूथ को आप क्या कहना चाहोगे, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो अपना करियर बनाना चाहते हैं इसमें, तो क्या क्या ऑप्शन उनके पास अवेलेबल है और उनको क्या एजुकेशन मिलनी चाहिए? बिकॉज हम आज का करिकुलम या सिलेबस देखते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतनी नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज बच्चों को नहीं मिलती है। तो उसके लिए आपके पास कोई कोर्सेज हो उनके लिए, या फिर किस तरीके से आप वो नॉलेज पा सकते हैं? मेरा एक इवेंट हुआ था आज से 2-3 साल पहले लखनऊ में, जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था, और उस में मैंने एक आवाज़ उठाई थी कि लाइक पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, आईफोन ईएमआई पर ला रहे हैं, कार ईएमआई पे ला रहे हैं, बाइक ईएमआई पे ला रहे हैं, फ्रिज ईएमआई पे ला रहे हैं। तो बच्चों को तो ये थोड़ी समझ में आ रही कि ये ईएमआई क्या चल रहा है, ईएमआई सही है या गलत है। उनको तो ये लग रहा है कि मेरे पेरेंट्स हर दिन घर में ला रहे हैं तो मुझे क्यों नहीं दे सकते। और ऊपर से हम उन्हें ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हें समझ नहीं है, तुम महंगी चीज़ों को देख रहे हो, महंगी चीज़ों को समझा रहे हो। तो एक्चुअली देखा जाए तो उनके पेरेंट्स को भी समझ नहीं है। पेरेंट्स को जब समझ नहीं है तो वो बच्चों को क्या समझाएंगे, और चूंकि उनके पेरेंट्स को समझ नहीं है, इसका मतलब कि उनके पेरेंट्स के पेरेंट्स ने भी उनको समझाया नहीं। तो ये है हमारे इंडिया का चेन, जहाँ पर ये फाइनेंशियल एजुकेशन ही लैक कर रहा है, क्योंकि कभी न सिस्टम में परिवार में सिखाया गया, न स्कूल में सिखाया गया, न कॉलेज में सिखाया गया। और यही नहीं सिखाने के कारण आज जो बार बार कहा जाता है कि हमारे इंडिया में लोगों की अर्निंग कम है, या एक्सपेंस पावर कम है, या मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा पुअर है, या सही तरीके से चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर समय किसी दूसरे से पैसे मांगने की नौबत आ जाती है। जो आप सोसाइटी में रहो तो हर इंसान जिस स्तर पे बैठा है वो उसी स्तर पे दूसरे से मांगता हुआ पाया जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल लैक के कारण है। जहां पर अगर आपके बच्चों को समझ आए तो वो आपका भी भविष्य सुधार देंगे, अपना भी भविष्य सुधार लेंगे, और आने वाली फ्यूचर को भी सुधार लेंगे। तब उन्हें समझ आएगी कि पैसा जरूरी क्यों है, पैसे को बचाना जरूरी क्यों है, और फिर ये जो $1 मिलियन हैबिट उनके अंदर डेवलप होगी। तो इस टाइम से हम ये नहीं करें कि आपको उनसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कराना है, हम ये नहीं करें कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराना है। सिर्फ पैसे को बचत क्यों जरूरी है, या कब पैसे को सोचकर कितना कहाँ खर्च करना जरूरी है। तो बच्चों को जब ये बचत की वैल्यू आएगी तो वो हर एक पैसे को जब उस उम्र से करेगा। और कहते हैं ना कि बच्चों को बचपन से चीज़ें अच्छी लगे तो वो अच्छे बनते हैं, बुरी आदत लगे तो बुरे बनते हैं। तो वो इस तरीके से जब ग्रो करते हैं तो एक सिर्फ ये फिर कहानी सिर्फ बच्चों तक नहीं रहती, हमारा पूरा देश बदलेगा और हमारी पूरी सोसाइटी बदलेगी, और फिर जो चारों तरफ एक नज़रिया निकल के आएगा वो बेहतर वाला निकल के आएगा। तो मुकुल जी, इसमें तो मैं चाहूंगी कि आप पेरेंट्स का कुछ काउंसलिंग सेशन स्कूल के साथ मिलके ऑर्गेनाइज कराइए, बिकॉज बीइंग अ पेरेंट, मैं भी छोटे बच्चे की पेरेंट्स हूँ, तो हमें इतनी नॉलेज नहीं है और हम शायद बच्चों को राइट एजुकेशन नहीं दे रहे हैं अभी से, और स्कूल्स में भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप इनिशिएटिव लीजिए और इसमें एक काउंसलिंग सेशन अगर आप पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज कराइए तो बहुत अच्छा होगा। हम तो चाहते हैं, या भगवान की दया से हमें जहाँ भी जिस भी इवेंट में बुलाया जाता है, हम हमेशा उस इवेंट में टचवुड बहुत सारे कॉलेज में बुलाया जाता है, तो हम हमेशा इस बात को उठाते हैं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान दें। और इस तरीके से जैसे मेरे ही बच्चे, तो हमारी कोशिश तो पूरी ये रहती है कि हम उन्हें समझाएं कि पैसे की वैल्यू क्या है, आप किस तरीके से कर सकते हो। एटलीस्ट हम अभी से उन्हें ब्रांड से अवेयर कराते हैं। ब्रांड का मतलब ये नहीं कि आप ये महंगी चीज़ें खरीदो, ब्रांड एटलीस्ट कि वो समझो कि ये कंपनी लिस्टेड है,
स्टॉक मार्केट में कंपनी ग्रो करी है, जिससे कि आज अगर आप 10 साल के हो, 20 साल के बाद समझ पाओगे कि अच्छा पापा ने अगर इस कंपनी के बारे में बताया था तो ये कंपनी मेरे देखते देखते 10 साल में कहाँ तक ग्रो हुई या बर्बाद होके खत्म हो गई। तो ये पूरा का पूरा एक साइकिल चलेगा और बहुत अच्छे तरीके। हाँ, बच्चा तब समझेगा भी कि कौन सी स्ट्रैटेजी उन्होंने गलत यूज करी थी, तब शायद उनको केस स्टडी पढ़ना समझ में आएगा और वो रियल समझ में आएगा, रियल समझ में, क्योंकि वो कंजप्ट कर रहे हैं। जब मैं अगर किसी चीज को छोटा हूँ और एक छोटी उम्र से, जैसे एक डाबर है, डाबर की कंपनी लिस्टेड है, वो दवा भी बनाती है जो आयुर्वेदिक टाइप की हो या टूथपेस्ट एंड ऑल दैट, कई सारी चीजें च्यवनप्राश बनाती। तो ईमानदारी से अगर डाबर का एंगल देखा जाए तो दादाजी के जमाने से भी चल रहा है, हम भी यूज कर रहे हैं और हमारे बच्चे भी यूज कर रहे हैं। तो एटलीस्ट बच्चों को ये समझे कि कहीं ना कहीं कंपनी कुछ ऐसा इनोवेशन कर रही है कि सस्टेन भी कर रही है और ग्रो भी कर रही है। अगर क्योंकि जो वक्त बदलता है, जैसे कहते हैं अब जेनजी का जमाना आ गया, उनकी थॉट प्रोसेस बदल गई। सही बात है, उनकी थॉट प्रोसेस लाइकवाइज हम कहते हैं नोकिया इसीलिए नहीं आगे आ पाया बिकॉज़ दे हैव नॉट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम। करेक्ट। लेकिन अब देखो आईफोन की क्या है, सेल गिरती जा रही है क्योंकि अपने आप को बिकॉज़ दे आर नॉट चेंजिंग। नेट बस ये सिर्फ इसलिए चल रहे हैं कि उनके सॉफ्टवेयर हैंग नहीं करते या इनका जैसा कोई दूसरा ब्रांड वैल्यू इज बस। आज के डेट में जैसे सैमसंग है, इनको रोज नया मॉडल क्यों लॉन्च करना है, उनकी मजबूरी है लॉन्च करना, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पे हर एक ब्रांड नया ला रहा है। बट जो इनका प्लेटफॉर्म है उस पे कोई दूसरा ब्रांड है नहीं, इसीलिए उसी चीज की मोनोपोली खा रहे हैं। और खुद वहां से कहा, कंपनी का स्टेटमेंट है कि अब आने वाले कुछ समय में हमारा रेवेन्यू वो तरीके से नहीं बढ़ेगा जो पहले बढ़ता था। क्योंकि अब एक जो मजेदार चीज क्या होगी, सोशल मीडिया की अवेयरनेस भी पिछले 2-3 साल में इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि अब जब आईफोन लॉन्च होता है तो तुरंत इतने भयंकर वाले मीम्स बनते हैं कि पुराना वाला चेपा जा रहा है और किस तरीके से बेवकूफ बनाया जा रहा है, और जो यूजर है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन अब इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, इंडिया में देखो इन लोगों ने सस्ता आईफोन लॉन्च कर दिया, प्लस इंडिया में बना रहे हैं। इनको पता है कि लोग कैसे, मतलब इंडिया की पब्लिक कैसे पागल है, मतलब, और इंडिया में बोलते हैं कि 70% से ज्यादा लोग EMI पे आईफोन लेकर कर रखे। तो दिस इज द पार्ट। आज मैं अपने ऑफिस में देख लूं, जिनकी सैलरी 20,000 या 25,000 है, वो आईफोन के पीछे पागल है या EMI पे ला रखे, बिकॉज वो ब्रांड वैल्यू कर दिया ना कि अगर आपके पास आईफोन है तो आप शो ऑफ। बट क्या ऐसा है, मुझे एक कोई मतलब समझा दे कि शो ऑफ से हम क्या कर लेंगे, अपने लाइफ को अच्छा कर लेंगे, अपने परिवार को लाइफ को अच्छा कर लेंगे, क्या सेंस आता है? मुझे लगता है मैक्सिमम लोगों की लाइफ खराबी इसीलिए है बिकॉज दे आर लिविंग ऑन शो ऑफ। जो इंसान जिस स्तर पे बैठा है, चाहे वो, मतलब हम सिर्फ इसमें ये नहीं कह रहे कि मैंने अपने ऑफिस का एग्जांपल लिया तो मैंने ये नहीं कहा, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बोला, मैं कह रहा हूँ हर एक इंसान जो पैसे वाला इंसान भी है वो शो ऑफ के पीछे पागल है। वो अलग तरीके का शो ऑफ, उनके और हायर ब्रांड्स हो जाते हैं बस, उनके बट जिसकी कोई नीड नहीं है और लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे। तभी तो अगेन, मतलब मैं अपने सर्कल में बात करूं, हम अपने जानने वालों में कई ऐसे लोगों को जानते हैं जो कम से कम 100 करोड़ की पार्टी थी मरी हालत में, बट आज के डेट में वो 0 बट्टे सन्नाटा है। रीज़न वही है, इतना हाईफाइनेस, इतनी कहानियाँ, उनके बच्चों के वो लाइफस्टाइल, फिर इतने गलत जगह के कई गलत डिसीजन, बिजनेस में गलत जा रहा है, चीज़ें सही नहीं हो रही, बट उनको ब्रांड्स की इतनी लत लगी हुई है या शो ऑफ की इतनी लत लगी हुई है कि फाइनेंशियल खराब हो रहे हैं, उसको समझना नहीं है। बट बाहर का जो वो स्टेटस, पता नहीं जो झूठा स्टेटस है, लेकिन वो कितने दिन मेंटेन कर लोगे, या कितने दिन आप किसी को बेवकूफ बना के कर्जा लाके, क्योंकि पैसे वाले लोगों को कर्ज भी लोग जल्दी दे देते हैं। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हाईलाइट करी है लोगों के लिए कि शो ऑफ की लाइफ से बाहर निकले। तो फाइनेंस तो एक्चुअली रियल में पता है, लोग फाइनेंस के वर्ड कहते हैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड तक रह जाते हैं। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। फाइनेंस मतलब आपकी पूरी एक्टिविटी ही फाइनेंस के अंदर आ जाती है, जिससे सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी अच्छा नहीं करते, आप अपने परिवार की भी करते हो और अपना, मतलब पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों सही हो जाता है एक फाइनेंस के हेल्प से। बट वही है कि आप सोच कैसे, और एजुकेशन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, जो आपने टचूट अच्छा सवाल पूछा ही था। तो यहीं पर है कि ये अगर इस तरीके से होगा तो चाहे वो 6th क्लास से हो, फिर स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, ये एजुकेशन का लेवल और स्तर बढ़ता जाएगा और फिर उनकी समझ बढ़ती जाएगी, और समझ बढ़ती जाएगी तो बहुत हेल्प हो सकती है। अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लोग ऐसे ले लें, जैसे चूंकि अब हम यूथ पे आ जाते, चूंकि अभी बच्चे से, आज हर बच्चों को पॉकेट मनी मिलती है, जिनके पेरेंट्स जिस स्तर पे हैं उस स्तर पे पॉकेट मनी देते हैं। किसी को 5,000, किसी को 2,000, किसी को 10,000, किसी को 20,000, लाइक दैट हर पेरेंट्स की कहानी। सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि हम लोग अगर यंगस्टर को पकड़ लें तो 15, 16, 17 ईयर्स लाइक दैट ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, आप पैसे, हम ये
एक पॉइंट जैसे क्या होता है, कई बार जब हम ऐसा बोलते हैं तो वीडियो के नीचे में कमेंट थोड़े से अलग अंदाज में आते हैं, तो मैं उस कमेंट का पॉइंट भी क्लियर करता हूँ। जैसे कहते हैं कि अरे 15-16 साल में किसी को पैसा मिला तो उसको ज्ञान देने को लोग ये आ गए कि पैसा को इन्वेस्ट करो, तो वो एंजॉय नहीं करेगा क्या लाइफ? हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि वो लाइफ को एंजॉय ना करे, क्यों? बैलेंस करे या एक समझ को क्रिएट करने की कोशिश करे। आप करो, हर चीज करो, जिंदगी परी है, बट एटलीस्ट आप अपने आसपास तो देखो, आप कहाँ से आ रहे हो, आपके बाप दादा क्या हैं, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। तो कमेंट करना बड़ा आसान होता है, बट चीज़ों को, अच्छी लाइफस्टाइल को परमानेंट तरीके से जीना बहुत अलग होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आता है वहाँ पर। जैसे मैं ये कह रहा था कि अगर किसी को कुछ भी आ रहा है, आज एग्जांपल के लिए मैं 1000 रुपये भी बचाया, 1000 रुपये की भी हमने मंथली SIP शुरू कर दी। आप अगर 20 साल के SIP कैलकुलेटर पे जाओगे, उसकी वैल्यूएशन लाखों में निकल के आ जाएगी, लाखों, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग की पावर शुरू होती है। म्यूचुअल फंड में एक बड़ी सिंपल देसी कहानी है कि वो शुरू में चलता है कछुए की रफ्तार से, उसके बाद तो वो स्पीड से दौड़ता है कि जिसको कोई नहीं रोक सकता है। उसमें एक बड़ी सिंपल कैलकुलेशन है कि म्यूचुअल फंड आपके पैसे को 8 साल में डबल करता है, उसके बाद 4 साल में, फिर 3 साल में, फिर 2 साल में, और वो पैसा फिर हर साल डबल होता है। और ये जेन्युइन, मतलब कहने की बात नहीं, ये सच में ऐसा होता है। तो यानी आप लॉन्ग टाइम इन्वेस्टेड रहे, तो फिर जब वो सच में दौड़ना शुरू किया तो कितना तेज दौड़ता है। लोग क्या करते हैं, समझ ही नहीं पाते उसको। इसको मैं हमेशा कहता हूँ, जैसे हम लोग अपना बेबी, जब किसी का भी बेबी होता है तो यही नहीं कहता कि बच्चा जवान होगा, कमाएगा तो हमारे को बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तो मेरा मानना है जो म्यूचुअल फंड है ना, ये वही चीज है, हमारे बुढ़ापे का रियल सहारा। लेकिन लोग क्या करते हैं, 8 साल 10 साल में जब अच्छा रिटर्न मिलता देखते हैं ना, उसको तोड़ देते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, तुमने उसको मार दिया। तो दिस इज द पार्ट। तो ये चीजें, क्योंकि कोई इंसान 35-40 साल का है, वो चाहे कितने भी ज्यादा पैसे से इन्वेस्ट कर ले, और एक इंसान 20 साल का है, वो कम पैसे से इन्वेस्ट करे, तो उसका पैसा ज्यादा तेज, और उसका पैसा सबसे फास्ट, कम पैसे में ज्यादा रिटर्न देगा, और ज्यादा उम्र वाले इंसान का ज्यादा पैसे में कम रिटर्न देगा, क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग जनरेट ही नहीं हो पाती। तो कुछ आप इन्वेस्टर्स, जो हमारे यंग इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, किसमें वो पैसे इन्वेस्ट करें और मिनिमम कितने अमाउंट से वो स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें अगेन है, लोगों को स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से खींचता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के आर्टिकल सबसे आसान आते हैं कि इस शेयर ने 10 गुना रिटर्न दे दिया, उसने 100 गुना रिटर्न दे दिया। तो लोग बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि स्टॉक मार्केट ही तो वो जगह है जहाँ पर हम बहुत आसानी से पैसा कमा सकते हैं। कोई आर्टिकल ये नहीं बताता है कि स्टॉक मार्केट वो जगह है जहाँ 10 में 9 लोग बर्बाद हो रहे हैं, डूब रहे हैं। तो अब वो 10 में 9 लोग कौन बर्बाद हो रहे हैं? जो इसको जुआ समझ के आ रहे हैं, सट्टा समझ के आ रहे हैं, वो बर्बाद, जिनको तुरंत पैसा चाहिए, तो वो कभी पैसा कमा नहीं सकते। और 10 में 9 लोग सच में वही हैं, क्योंकि उनके पास फंड कम है, बट इधर उधर मीडिया आर्टिकल या दोस्तों ने बताया कि अरे मैंने तो कमा लिया, तो लाइक उसको, अरे यार ये तो कमा लिया, तो मैं कैसे पीछे रह गया, चल मैं भी खरीदता हूँ। और मार्केट के बुल रन में ये कहानी सबसे कॉमन होती है, जहाँ पे मेरे को तो 20 साल हो गए, हम लोग बुल रन की समाप्ति को ऐसे समझते हैं कि जब कोई आपके आसपास चाय वाला भी इंसान बात करने लग जाए कि स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए, तो बस वहीं पे कहानी वही हो जाती है। तो दिस द पार्ट की हमें लगता है कि स्टॉक में आने की जगह जो भी लोग हैं, उनकी शुरुआत होनी चाहिए म्यूचुअल फंड से, क्योंकि वहां पर पैसे जीरो भी नहीं होंगे, रिस्क भी नहीं है, और एक फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, क्या खरीदना है, क्योंकि पैसा तो इक्विटी में जा रहा है, तो उसको पता है क्या खरीदना है, क्या बेचना है, उसके आधार पर वो आपके रिटर्न को बना के दे रहा है। तो मेरा ये मानना है हर एक इंसान को म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए, और फिर स्टॉक को सीखें। मतलब किसी की टिप पे जाके कि किसी ने बोल दिया रिलायंस खरीद ले या HDFC बैंक खरीद ले, तो कभी जिंदगी में नहीं करना चाहिए। अगर आपको कंपनी के फंडामेंटल समझ में आते हैं, आपने फंडामेंटल समझा है, उसकी स्टडी की है, तब जाके आप उसमें इन्वेस्ट करें, तभी रिटर्न होगा। और उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो स्टार्ट ये होना चाहिए कि मान लीजिए आपके पास 100 रुपये है, तो 80 रुपये आपने म्यूचुअल फंड में डाले, 20 रुपये स्टॉक में डाले, और फिर उसके ईयर ऑन ईयर का रिटर्न को किया कि मेरी अगर नॉलेज है तो 20 रुपए में भी मुझे तो अच्छा रिटर्न कमाना चाहिए ना, 20 रुपए के हिसाब से कमाना चाहिए, तो वो परसेंटेज का ROI बता देगा। तो अगर वो बढ़ता जा रहा है तो आप म्यूचुअल फंड से स्टॉक में बढ़ाते जाओ, लेकिन अगर नहीं बढ़ता जा रहा है तो फिर आपके सामने आईना है कि भैया फंड मैनेजर बैठे हैं। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग बिजनेस में हैं, जॉब में, सबके पास वक्त नहीं है ना उतना स्टडी करने का, समझने का, तो उंगली क्यों करना। तो दिस इज द पार्ट। लेकिन मैं ये कहता हूँ इसका अर्थ ये भी नहीं कि आप स्टॉक मार्केट में नहीं आना,
बट पढ़ के आओ, समय दो। देखो पैसा कमा, आज हाँ। जैसे हम कहते हैं इस आदमी ने पैसा कमा लिया, लेकिन वो ये नहीं देखता कि उस आदमी ने कितनी रातों की नींद दी है, उसकी कितनी नींद खराब हुई है, क्या हुआ है, किस तरीके से उसने मेहनत की है, उसके पीछे की मेहनत देखो, उसके पीछे की 10 साल 15 साल की मेहनत को देखो, तब समझ पाओगे कि वो इस मुकाम पे आया है, तब उसने कुछ किया है। तो दिस इज द पार्ट जहाँ पे ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप म्यूचुअल फंड से शुरू करो, प्लस म्यूचुअल फंड में सेफ सिक्योर है। अब आपने कहा कितने पैसे, सबसे मजे की चीज़ होती है म्यूचुअल फंड में, आप 1000 रुपये से भी कर सकते हो, 500 रुपये से भी कर सकते हो। तो यानी हमारे पास जो पैसे आ रहे हैं उसमें से करना चाहिए। जहाँ तक बिजनेसमैन लोग होते हैं, यानी जो पैसे अर्निंग करने लगते हैं, उनके लिए रूल होता है कि आप जितना भी कमा रहे हो उसका 20% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। हाँ, मतलब म्यूचुअल फंड का सेंस म्यूचुअल फंड नहीं होता, 20% आप चाहे म्यूचुअल फंड लगा रहे हो, स्टॉक लगा रहे हो, रियल एस्टेट लगा रहे हो, गोल्ड लगा रहे हो, मतलब 20% पैसा इन्वेस्टमेंट होता है जो आप जैसे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाते हो, आप वहां से आपको बनाना ही चाहिए। मतलब मैं ऐसे कहता हूँ जैसे हमारे लिए खाना खाना जरूरी है, वैसे वो 20% पैसा इन्वेस्ट होना जरूरी है। ये आपने बहुत बड़ी टिप दी। हाँ, हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए वो 20% इनकम दे शुड इन्वेस्ट। किसी के कोई कितना भी अच्छा बिजनेसमैन है, गारंटी है क्या वो हर समय एक टॉप को मेंटेन कर पाएगा? हर बिजनेस में, लाइफ में उतार चढ़ाव आते हैं, तो उस बिजनेस के उतार चढ़ाव के लिए हमें होना चाहिए। या मैं एक और दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ, कोई बहुत अच्छा बिजनेसमैन है, बहुत बढ़िया, लेकिन किसी के पास जितना भी अच्छा बिजनेस होगा उसके सारे पैसे हमेशा बिजनेस में ही लगे होते हैं। कोई भी बिजनेसमैन ये नहीं कर सकता कि मैं तिजोरी में पैसे डाल के बैठा हूं और मेरे पास ये स्पेयर पैसा है। वो हमेशा, अगर जितनी बड़ी फैक्ट्री का मालिक, जितने बड़े मैन्युफैक्चरिंग का मालिक, उसको हर समय पैसे की जरूरत है, और हर समय पैसे की जरूरत है। दैट मीन्स कि अगर उसे बच्चे को कहीं बाहर हायर एजुकेशन विदेश भेजना है, या बच्चों की शादी करना है, मैं चूंकि पैसे वालों की बात मैं कर रहा हूँ, तो पैसे वालों की तो शादी भी फिर उसी एंगल से होगी, हाई बजट, तो हाई बजट होगी, करेक्ट। तो अब चाहे ज्यादा पैसा वाला हो, कम, हर आदमी को फिर पैसा तो उस समय खींचना पड़ेगा ना। तो बिजनेसमैन कहेगा अरे बड़ा मुश्किल है, थोड़ा करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, इधर से करते हैं। और आपका एक अगर इन्वेस्टमेंट अलग से पड़ा है जिसको कभी आपने ना देखा ना किया, आप वहां से आप 1 करोड़ की करना चाहते हो, वो आपको 2 करोड़ की शादी करा के देगा। आप और लेविश करो ना, और लेविश करो, कौन रोका है? तो आपके बिजनेस पे भी इंपैक्ट नहीं हुआ, सारा पैसा बिजनेस में लगा पड़ा, एंजॉय करिए, कोई टेंशन नहीं। प्लस आप 1 करोड़ की सोच रहे थे, अब 2 करोड़ की आप कर लीजिए।